Today's our topic is audit of banks. So now, what are the characteristics that make bank audit unique? First of all, there is a custody of large volume of monetary items. मतलब बहुत सारे monetary items का कस्टडी बैंक के पास होता है, तो उसकी ऑडिट करना एक स्पेसिफिक ऑडिट में आ जाता है. सेकंड, लार्ज वॉल्यूम एंड वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शंस. मतलब इसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम के ट्रांजेक्शन होते हैं. हमें पता है बैंक्स में बहुत ज्यादा वॉल्यूम के ट्रांजेक्शन होते हैं और बहुत तरह के वैरायटी के ट्रांजेक्शन होते हैं. मतलब डेबिट है, कोई विड्रॉल करना है, कोई लेने आया है. सो बहुत तरह के वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन है. थर्ड, देयर इज अ वाइड नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पर्स ब्रांचेस. मतलब हमें पता है कि बैंक्स की हर जगह पे, हर सिटी में, हर हर स्टेट में अलग अलग ब्रांचेस होती है. सो देयर इज अ वाइड नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पर्स ब्रांचेस. फोर्थ, अजम्पशन ऑफ सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ फंड्स. मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट की सर्विसेज है, फिर बैंक गारंटी की सर्विसेज है. सो ऐसी ऐसी सर्विसेज है जिसमें ट्रांसफर ऑफ फंड्स नहीं हो रहा है, बट सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स आ रहे हैं अपने बैंक्स के. Then direct initiation and completion of transaction through internet banking, mobile banking, branch banking. ब्रांचेस के थ्रू तो हम बैंकिंग कर ही रहे हैं, बट इंटरनेट बैंकिंग भी अब इन्वॉल्व हो रहा है, मोबाइल बैंकिंग भी आ रहा है. सो इट इज अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडिट. सो दिस टाइप ऑफ इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग ब्रिंग्स अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द बैंकिंग सेक्टर. देन नेशनल एंड इंटरनेशनल सेटलमेंट्स. हमें पता ही है कि एक बैंक, एचडीएफसी बैंक के एग्जांपल लेते हैं, उसे किसी और कंट्री के, इंडोनेशिया के कोई बैंक में सेटलमेंट करना है. सो उसका भी एक मैकेनिज्म अलग है. सो उसके एक ऑडिट करने का प्रोसीजर अलग बन जाता है. एंड देयर आर लॉट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. कंपनीज एक्ट लगता है, उसका आरबीआई गाइडलाइंस लगती है, उसको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स लग जाती है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. देयरफॉर a bank audit is different from other audits. Therefore, these are the characteristics that makes bank audit a unique proposition. Now, next topic, internal control. We will go for internal control. अब इसमें ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंटरनल कंट्रोल्स के. सो फर्स्ट, जनरल कंट्रोल्स क्या क्या है? जॉब रोटेशन. मतलब एक बंदा एक जगह पे बहुत सालों तक टिका नहीं रहना चाहिए. हर मंथ या फिर 6 मंथली उसका रोटेशन होना चाहिए. सेकंड, इंटरनल चेक. एक जन काम बीजो जन चेक करे. मतलब द वर्क डन में 1 पर्सन शुड बी चेक बाय द अदर पर्सन. इंटरनली चेक हो जाना चाहिए. रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास पोजीशन होना चाहिए किस दो चीज का, डिमांड ड्राफ्ट और चेकबुक्स का. फोर्थ पॉइंट, सिग्नेचर बुक आरओ के पोजीशन में ही होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पोजीशन पे भी होना चाहिए. देन इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी चाहिए बैंक्स को फॉर कोई लॉस हो गया तो उसके लिए, या फिर एम्प्लॉय इनफिडेलिटी, एम्प्लॉय कोई धोखाधड़ी करके चला गया तो उसके हिसाब से हमें इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी चाहिए. देन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्लियरली ड्रॉन होना चाहिए in which roles and responsibilities are assigned properly. So management structure should be clearly drawn. Then mail should be opened by responsible officer only. Arithmetical accuracy, हर दिन के एंड पे हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी काउंट कर लेनी चाहिए कि क्या क्या हुआ है, टैली कर लेना चाहिए. देन एंड लास्ट वन इज सरप्राइज इंस्पेक्शन. मतलब कभी भी हम ऑडिटर को सरप्राइज इंस्पेक्शन करने चला जाना चाहिए फॉर इन द बैंक. सो जनरल कंट्रोल्स क्या क्या हो गई? जॉब रोटेशन, इंटरनल चेक, एक जन का बीजू जन चेक करे. थर्ड, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास पोजीशन होनी चाहिए कौन सी, डिमांड ड्राफ्ट और चेकबुक्स की. सिग्नेचर बुक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पोजीशन में ही होनी चाहिए. इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी चाहिए बैंक को फॉर द लॉस और एम्प्लॉय इनफिडेलिटी मतलब कोई धोखाधड़ी करके चला गया तो उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए. मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्लियरली ड्रॉन, असाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली. मेल ओपन रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ही करना चाहिए. अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, टोटल टैली हो जाना चाहिए हर दिन के एंड पे, एंड ऑफ द डे जिसे बोलते हैं वो. और लास्ट, सरप्राइज इंस्पेक्शन टेस्ट हो जाना चाहिए. नाउ फॉर कैश, व्हाट आर द इंटरनल कंट्रोल्स फॉर कैश, पर्टिकुलरली कैश. सो जॉइंट कस्टडी, टू टू रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के पास होना चाहिए. सो कैश शुड बी केप्ट इन जॉइंट कस्टडी ऑफ एटलीस्ट टू रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स. सरप्राइज चेकिंग, कैशियर जो है उसकी सरप्राइज चेकिंग कर देनी चाहिए ऑडिटर को. थर्ड, कैशियर नॉट टू हैव एक्सेस टू कस्टमर लेजर और डे बुक. ये क्यों होना चाहिए? अगर कस्टमर लेजर और डी बुक का भी एक्सेस कैशियर को है तो वो तो चेंजेस करके अपने अपने खाते में पैसे डाल देगा. सो ये ना हो, इसलिए उसको एक्सेस ही नहीं देना चाहिए कस्टमर लेजर और डे बुक का. फोर्थ, पेमेंट्स टू बी मेड आफ्टर परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर. मतलब अगर किसी को पेमेंट करना है, बैंक को किसी को पेमेंट करना है तो प्रॉपर ऑफिसर की सिग्नेचर और परमिशन के बाद ही करना चाहिए. फिफ्थ वन इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को शुड बी कंपेयर्ड विद कैश कॉलम ऑफ डे बुक. जो भी कैश कॉलम डे बुक का जो भी
हम लेजर बनाते हैं हर एक दिन का, तो उसका जो कैश कॉलम है उसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का स्क्रोल जो हम हर बार मेंटेन करते हैं वो कंपेयर करना चाहिए और वो टैली होना चाहिए ऑन। एंड द लास्ट वन इज लिमिट्स ऑन द पेमेंट पावर्स ऑफ द टेलर शुड बी लेड आउट। मतलब कितना जो कैशियर बैठा है वो कितना पेमेंट कर सकता है, उसकी एक लिमिट दे देनी चाहिए, उसका एक पावर, एक दायरा दे देना चाहिए। सो कैश में क्या क्या है, ज्वाइंट कस्टडी 2 रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के पास होनी चाहिए कैश की। सरप्राइज चेकिंग, ऑडिटर को कभी भी सरप्राइज चेक करने का चला जाना चाहिए। द थर्ड वन इज कैशियर नॉट टू हैव एक्सेस ऑफ कस्टमर लेजर और द डे बुक, उसको कस्टमर लेजर और डे बुक का एक्सेस मत दो। पेमेंट्स टू बी मेड आफ्टर परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। Receipts and payment scroll compare with the cash column of day book. And the last one is limit on the payment powers of the teller। जो कैशियर बैठा है उसको एक दायरे में ही काम करने की सहमति दो। देन दस क्लियरिंग। क्लियरिंग्स के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए, सीटीएस सिस्टम। सीटीएस सिस्टम मतलब चेक ट्रांकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट होना चाहिए, जिसमें एमआईसीआर कोड से सब ट्रांजेक्शन हो जाना चाहिए और वो प्रॉपर होना चाहिए। सीटीएस सिस्टम क्लियरिंग्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सो वो प्रॉपरली डेवलप्ड होना चाहिए, वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट होना चाहिए। सेकेंड, कॉल कस्टमर और ईमेल इफ ट्रांजेक्शन वैल्यू इज मोर देन 5 लाख। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन की वैल्यू 5 लाख से ज्यादा हो रही है तो कस्टमर को कॉल करके इन्फॉर्म करो, भाई तुम्हारा ही ट्रांजेक्शन चल रहा है ना, या तो ईमेल कर दो, दोनों में से एक करो। थर्ड, सिग्नेचर ऑफ ड्रॉअर इज वेरीफाइड बाय स्टाफ। अब ऑडिटर को क्या चेक करना है कि क्लियरिंग्स में क्या है कि भाई कोई चेक दे रहा है तो उसे वेरीफाई तो कर रहा है ना, जो ड्रॉअर की सिग्नेचर है उसे अपना स्टाफ, अपना बंदा वेरीफाई तो कर रहा है ना, जो सिग्नेचर बराबर है कि नहीं। एंड द लास्ट वन इज अनपेड चेक्स रजिस्टर्ड एड्रेस पर डिलीवर कर दो, या तो उस कस्टमर को कॉल करो कि भाई तू बैंक पे आके कलेक्ट कर ले। तो क्लियरिंग्स में 4 सिस्टम, सीटीएस सिस्टम प्रॉपर होनी चाहिए, कस्टमर को कॉल करो या फिर ईमेल करो अगर ट्रांजेक्शन की वैल्यू 5 लाख से ज्यादा है। सिग्नेचर ऑफ ड्रॉअर इज वेरीफाइड बाय स्टाफ, अपना बंदा सिग्नेचर को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। और लास्ट पॉइंट है अनपेड चेक्स है, अगर कोई अनपेड चेक्स रह गए हैं, अनपेड चेक्स बचे हैं, तो उसे रजिस्टर्ड एड्रेस पर डिलीवर कर दो, या तो उसे उस कस्टमर को कॉल कर भाई ले जा बैंक से। नाउ बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन में क्या है कि हम एजेंट के जैसे एक्ट करते हैं। सो ऑल डॉक्यूमेंट्स अकम्पनिंग द बिल शुड बी रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड बाय अ प्रॉपर ऑफिसर। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब रजिस्टर में एंट्री हो जानी चाहिए प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू। प्रिंसिपल नो अकाउंट बिल મળ્યા પછી જ ક્રેડિટ કરતા હોવું જોઈએ। सो द अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपल शुड बी क्रेडिटेड ओनली आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ द बिल। बिल आ गया उसके बाद ही क्रेडिट होना चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए। अगर इंटर इंटर बैंक, द लास्ट पॉइंट इज अगर इंटर बैंक ट्रांसफर हो रहा है कि मेरे ही बैंक ब्रांच को दे दिया, तो एज अ होल होल बैंक ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही ट्रांजेक्शन 2 बार रिकॉर्ड हो जाए। अब तो ऐसा नहीं होता, पर पहले के जमाने में ऐसा होता था। सो पॉइंट डाला हुआ है तो हम भी पढ़ेंगे। नाउ बिल्स परचेज। बिल्स परचेज में हमें मिल जाता है, हमें पूरा का पूरा बिल ही मिल जाता है। सो टाइटल्स ऑफ द बिल आर प्रॉपरली असाइंड टू द बैंक, वो देख लेना चाहिए। सफिशिएंट मार्जिन। सफिशिएंट मार्जिन शुड बी केप्ट व्हाइल परचेसिंग और डिस्काउंटिंग अ बिल। एक सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए कि भाई अपना नुकसान ना होना चाहिए और एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो जाना चाहिए। अगर इरेगुलर आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स है तो उसे हेड ऑफिस में जाके रिपोर्ट करो कि भाई ये सब आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स पड़े हुए हैं, अभी तक उसका कुछ पेमेंट नहीं है, तो वो एचओ को रिपोर्ट कर दो। और प्रपोर्शनल रिकग्निशन ऑफ परचेज एंड डिस्काउंटिंग, मतलब कई बार कैसा होता है कि चलो अपना ईयर एंड 31 मार्च को होने वाला है और अपने पास बिल आया 1 फेब को और वो 3 महीने का बिल है। सो 2 महीने का इस साल में अकाउंट करो प्रपोर्शनेटली, और जो एक महीने का बाकी है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करना। सो ये बिल्स परचेज वाला हो गया। सो बिल्स परचेज में क्या है, अपन ओनर बन जाता है। सो फर्स्ट, टाइटल शुड बी प्रॉपर्ली असाइन टू द बैंक। सफिशिएंट मार्जिन रखो। इरेगुलर आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स अगर है तो उसे एचओ में रिपोर्ट करो। और फोर्थ पॉइंट इज प्रपोर्शनल रिकग्निशन ऑफ परचेज एंड डिस्काउंटिंग। मतलब उसमें क्या है कि जो मैंने एग्जांपल दिया वो कि अगर 3 महीने हैं और 2 महीने इस ईयर में फॉल कर रहे हैं तो 2 महीने का ही अपने प्रपोर्शनेटली बुक करेंगे, वो देखना पड़ेगा ऑडिटर को। नाउ लोन्स एंड एडवांसेस, वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स। फर्स्ट विल फिनिश डिमांड ड्राफ्ट, उसके बाद लोन्स एडवांसेस एंड क्रेडिट ऑपरेशंस पे आ जाते हैं, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ डिमांड ड्राफ्ट सिग्नेचर। सिग्नेचर शुड बी चेक विद सिग्नेचर बुक, मतलब जो ईडी, मतलब जो सिग्नेचर की है वो सिग्नेचर बुक से टैली कर दो। डीडी टू बी कंफर्म्ड विद एडवाइसेस, मतलब अगर किसी ब्रांच को मतलब सूरत वाली ब्रांच ने मुंबई वाली ब्रांच को डीडी मतलब सूरत की ब्रांच ने मुंबई की कोई ब्रांच के लिए डीडी बनाया है, तो सूरत की ब्रांच को उस मुंबई की ब्रांच को एक एडवाइस, एक लेटर भेजना पड़ेगा कि भाई ये डीडी हमने बनाया है, अगर कोई अगर वो बंदा लेने आए तो उसको पेमेंट कर देना।
थर्ड, पेइंग ब्रांच डज नॉट रिसीव एडवाइस और डज नॉट हैव क्रेडिट विद दैट ब्रांच, फाइंड आउट इट्स रीजन। मतलब ये क्या है कि अगर पेइंग, मतलब अपने जो एग्जांपल लिया सूरत मुंबई, अब मुंबई वाली ब्रांच पे वो बंदा लेके आ गया कि भाई मुझे पैसे चाहिए, डीडी लेके आ गया, पर अगर सूरत वाली ब्रांच ने उसे एडवाइस नहीं भेजा होगा, या फिर मुंबई ब्रांच के अकाउंट में सूरत ब्रांच से जो भी है वो इनफ क्रेडिट नहीं है, तो उसके रीजन ढूंढो। बहुत वेग पॉइंट है बट है। सो पेइंग ब्रांच डज नॉट रिसीव एडवाइस, उसके पास एडवाइस नहीं आया, या तो फिर उसका सूरत ब्रांच के साथ कोई क्रेडिट, मतलब क्रेडिट कम हो गया है, तो उसका रीजन फाइंड आउट करो और उसके उसके बाद सुधारो। सो डिमांड ड्राफ्ट इज ओवर हियर। नाउ द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, लोन्स एंड एडवांसेस एंड क्रेडिट परचेज, क्रेडिट ऑपरेशंस। वी विल स्टार्ट loans and advances. Now, the first point is check the credit worthiness of the जिसको हम क्रेडिट दे रहे हैं उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देख लो। So advances should be made only after evaluating credit worthiness of the borrowers and obtaining sanction from the proper authorities of the bank. Credit worthiness देख लो, खत्म बात। Second one, documents should be executed before advancing of money. All the loan documents like promissory notes, letters of hypothecation, guarantee letter, etc. should be executed by the parties before advances are made. Sign कर दो भाई, वो proper documentation proper हो जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, सफिशिएंट मार्जिन, वो तो भाई एकदम बेसिक पॉइंट है कि सफिशिएंट मार्जिन रखना चाहिए, अपना प्रॉफिट निकल जाना चाहिए। सो while determine the loan amount to be sanctioned, sufficient margin should be kept against securities taken so as to cover any decline in the value thereof and also to comply with RBI directives. Sufficient margin रखो। फोर्थ पॉइंट है, सिक्योरिटीज शुड बी रिसीव्ड एंड रिटर्न बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, अगर अपने पोजीशन में आ गई है तो, और कस्टडी दो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास होनी चाहिए। तो सिक्योरिटीज रिसीव या रिटर्न हो रही है तो वो आरओ के थ्रू ही होनी चाहिए, और अगर अपने पोजीशन में है तो वो दो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, सिक्योरिटी भी रजिस्टर्ड इन नेम ऑफ बैंक। हमारे पास आ रही है लोन्स एंड एडवांस, अगर लोन्स एंड एडवांसेस के अगेंस्ट हमें सिक्योरिटी मिली है तो वो अपने बैंक के नाम पे रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए। नाउ द पॉइंट इज, इन द केस ऑफ फिजिकल पोजीशन ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी, द गुड्स शुड बी टेस्ट चेक एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट in respect of hypothecated goods not in possession of the bank, सरप्राइज चेक शुड बी मेड। कि अगर फिजिकल पोजीशन में हमारे पास आ गई है तो उसे टेस्ट चेक करो जब रिसिप्ट हो रहा है वो। और अगर हाइपोथिकेटेड गुड्स है, वो उसके अपनी पार्टी के पास ही, अपने क्लाइंट के पास ही है, तो वहां जाके सरप्राइज चेक करो कि भाई अपनी प्रॉपर्टी बराबर है ना, हाइपोथिकेशन में ली है पर वो प्रॉपर्टी बराबर चल है ना, कुछ लोचा तो नहीं है ना। देन सेवन पॉइंट इज मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटी रखी है वो कैसे कैसे ढूंढनी है भाई, पर्सनल इंक्वायरी कर लो, आजू बाजू में किसी ने बेचा हो, किसी ने कुछ किया हो, तो उसके पर्सनल इंक्वायरी से हम मार्केट वैल्यू डिटरमाइन कर देंगे, या तो फिर रजिस्टर्ड वैल्यूअर वाला भी ऑप्शन है। एट पॉइंट, ये सबसे थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। सो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ड्रॉइंग पावर, अगर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ड्रॉइंग पावर हो रहा है तो उसके हिसाब से अपन को ड्रॉइंग पावर को एडजस्ट कर देना है, और अपन जो डिसाइड करें कि ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट विच एवर इज लेस। सो इफ वी रीड द पॉइंट, फॉर एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज की वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया, इन द इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एडजस्ट द ड्राइंग पावर। अगर सिक्योरिटी की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है तो उसके हिसाब से अपन ड्राइंग पावर को एडजस्ट कर लेंगे। देन ऑल द अकाउंट्स शुड बी केप्ट विद इन बोथ द ड्राइंग पावर एंड द सैंक्शन लिमिट एट ऑल टाइम्स। मतलब ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट दोनों अपन देखेंगे, और जो भी विच एवर इज लोअर है उतने पे ही हमें उतना के ही लोन चलना चाहिए। अगर एडिशनल सैंक्शन उसको सैंक्शन लिमिट एडिशनल चाहिए, टेम्पररी टेम्पररी टाइम के लिए चाहिए, तो वो कितनी हो सकती है? सो 20% ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट, जो अभी के लिए एग्जिस्टिंग लिमिट चल रही है उसका 20%, और वो सिर्फ 90 दिन के लिए मिल सकता है। सो 8 पॉइंट क्या है, अगर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हो रही है तो ड्राइंग पावर को एडजस्ट कर दो, और अपनी सैंक्शन लिमिट, सो ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट में विच एवर इज लेस उतना ही एडवांस होना चाहिए। और अगर एडिशनल सैंक्शन लिमिट चाहिए, टेम्पररी लिमिट चाहिए, सो 20% ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट, या तो 90, और वो सिर्फ 90 डेज के लिए ही मिल सकता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इरेगुलर आउटस्टैंडिंग अकाउंट है तो वो एचओ को रिपोर्ट करो। ऑपरेशनल रिव्यू हर एक साल में करते रहो। प्रॉपर पोस्ट डिस्बर्समेंट सुपरविजन होना चाहिए कि भाई जो देयर शुड बी एग्जिस्ट अ प्रॉपर सिस्टम फॉर पोस्ट डिस्बर्समेंट सर्विसेज एंड फॉलो अप, के भाई लोन्स एंड एडवांसेस दिया है तो भाई कब तक दोगे, वो फॉलो अप करते रहो। और क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस नॉर्म्स ऑफ आरबीआई के हिसाब से करते रहो, वो सब स्टैंडर्ड वाला। एंड द लास्ट पॉइंट, फंड्स डिस्पर्स
टू बी यूज फॉर द पर्पस दे वर टेकन फॉर, जो जिस पर्पस के लिए अपन ने लोन दिया था वो पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं वो देखना है ना। फिर से एक बार, सो फर्स्ट लोन्स एंड एडवांसेस में पॉइंट क्या है, फर्स्ट चेक द क्रेडिट वर्दीनेस, सेकंड डॉक्यूमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड बिफोर एडवांसिंग मनी, जो भी है वो एग्जीक्यूट पहले कर देना चाहिए, सफिशिएंट मार्जिन रखो। फोर्थ पॉइंट, सिक्योरिटीज रिसीव्ड और रिटर्न बाय आरओ, और उसकी कस्टडी दो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर रखेंगे। सिक्योरिटी टू बी रजिस्टर्ड इन नेम ऑफ बैंक, अगर कोई भी सिक्योरिटी हम ले रहे हैं तो वो ऐसा बैंक के नेम पे आ जाना चाहिए। फिजिकल पोजीशन है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट टेस्ट चेक कर लो। हाइपोथेकेटेड गुड्स है तो सरप्राइज चेक करो क्लाइंट की प्लेस पे जाके। मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने पर्सनल इंक्वायरी से कर लो। एक इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज है तो डीपी को ड्रॉइंग पावर का एडजस्ट करो। डीपी और सैंक्शन लिमिट विच एवर इज लोअर होना चाहिए। एडिशनल सैंक्शन टेम्पररी लिमिट चाहिए तो 20% ऑफ एक्जिस्टिंग लिमिट ही हो सकती है और वो 90 दिन के लिए ही मिल सकती है। अगर इरेगुलर आउटस्टैंडिंग अकाउंट है तो एचओ को रिपोर्ट करो। ऑपरेशनल रिव्यू हर एक साल में होना चाहिए। प्रॉपर डिस्बर्समेंट सुपरविजन एंड फॉलोअप सिस्टम होनी चाहिए। सेकंड लास्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एज पर आरबीआई नॉर्म्स हो जाना चाहिए। और फंड्स डिस्बर्स टू बी यूज्ड फॉर पर्पस दे वर टेकन फॉर, जिस पर्पस के लिए हमने लोन लिया था उसका उस पर्पस के लिए प्रॉपर हो रहा है कि नहीं वो देख लेना चाहिए। चल, क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, ये भी एक थोड़ा मस्त वाला है। सो ना इसमें ना 10 पॉइंट है बट एक मस्त स्टोरी है। मस्त है। पहले तो भाई इश्यूएंस ऑफ कार्ड, अपन को कार्ड्स देने हैं, कार्ड्स बेचने हैं, तो पहले तो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन करो कि भाई कौन कौन बंदा, देयर शुड बी एन इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन विद रीजनेबली गुड गुड क्रेडिट असेसमेंट, मतलब किसको हम क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं उसका उस बंदे का पूरा बैकग्राउंड चेक करो। सो फर्स्ट पॉइंट स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन हो गया। सेकंड पॉइंट स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ कार्ड्स, मतलब ऐसे ही नहीं कि भाई किसी को भी दे दे, तो वो जो कार्ड इश्यू कर रहे हैं वो भाई प्रॉपर बंदे को जा रहा है कि नहीं, क्लाइंट को प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, और उसका स्टोरेज प्रॉपर है कि नहीं वो देखना है। सो पहला तो इशुएंस ऑफ कार्ड्स, पहला पहला जो मेन पॉइंट है वो इशुएंस ऑफ कार्ड्स है। सो उसमें दो सब पॉइंट्स, फर्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस एंड सेकंड स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ कार्ड्स, वो हो गया। अब मर्चेंट के पास भाई वो बंदा लेके गया कि भाई मुझे पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड से। सो पहली थर्ड पॉइंट है, there should be an effective system when merchant confirm the unutilized limit and confirms in case it exceeds specified percentage limit। अगर चल भाई बंदे अपने क्रेडिट लिमिट 1 लाख है, और अगर अपना क्लाइंट जो कस्टमर है वो 10,000 के ऊपर ऊपर का ट्रांजेक्शन कर रहा है, मतलब 10% के अराउंड जो स्पेसिफाइड लिमिट है उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो एक बार हमें कंफर्म कर लेनी है बैंक से, मर्चेंट को एक बार कंफर्म कर लेना है कि भाई इसके पास इतना क्रेडिट है ना। सो थर्ड पॉइंट वो हो गया। फोर्थ, prompt reporting by merchants, there should be a system of prompt reporting by the merchants of all settlements accepted them through credit cards, मतलब जो भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स आया उसका प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग कर दो। और रीइंबर्समेंट टू मर्चेंट्स आफ्टर वेरिफिकेशन, सो रीइंबर्समेंट टू मर्चेंट्स शुड बी मेड ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ मर्चेंट्स एक्सेप्टेंस ऑफ कार्ड, मतलब जो भी रीइंबर्समेंट हुआ है वो आफ्टर वेरिफिकेशन उसको दे देना चाहिए। अब जो थर्ड है कस्टमर, सो सेकंड सेकंड मेन पॉइंट है मर्चेंट का। सो उसमें तीन सब पॉइंट कौन से हैं, सिस्टम, एक सिस्टम डेवलप करो जिसमें मर्चेंट कंफर्म कर सके अनयूटिलाइज्ड लिमिट है कि नहीं उसकी। प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग बाय मर्चेंट्स हो गया। फिर रीइंबर्स करो आफ्टर वेरिफिकेशन। अब कस्टमर की बारी भाई, कस्टमर को पकड़ो। रीइंबर्समेंट चार्ज इमीडिएटली टू कस्टमर अकाउंट, जो भी उसने स्वाइप किया वो भाई उसके अकाउंट में दिख जाना चाहिए इमीडिएटली। उसमें सेवन पॉइंट आ गया, सिस्टम टू सेंड स्टेटमेंट्स टू कस्टमर्स प्रॉम्प्टली, जब टाइम टाइम पे उसको स्टेटमेंट भेजते रहो भाई कि पेमेंट कर भाई, तूने ये सब ट्रांजेक्शन तो कर दिए, उसका स्टेटमेंट हम भेज रहे हैं, उसका पेमेंट कर देना। सो 6 7 पॉइंट कस्टमर के व्यू पॉइंट्स है। सो रीइंबर्समेंट चार्ज इमीडिएटली कस्टमर्स अकाउंट में चालू हो जाइए। एंड 7 सिस्टम टू सेंड स्टेटमेंट्स टू कस्टमर्स प्रॉम्प्टली, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका स्टेटमेंट कस्टमर को भेज दो। अब लास्ट इन पॉइंट है फॉलो अप मैकेनिज्म का है। सो सिस्टम शुड बी देयर टू मॉनिटर एंड फॉलो अप। सिंपल पॉइंट है कि भाई मॉनिटर एंड फॉलो अप करने के लिए कस्टमर पेमेंट को मॉनिटर एंड फॉलो अप करने के लिए सिस्टम होना चाहिए। इफ द आइटम्स आर ओवरड्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसकी क्रेडिट बंद कर भाई, ये पेमेंट ही नहीं कर रहा है उसको क्यों क्रेडिट अब दे रहे हो। सो इफ द आइटम्स आर ओवरड्यू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉप क्रेडिट। एंड लास्ट, पीरियोडिक रिव्यू ऑन दैट बेसिस, पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए, और उसके बेसिस पे हमें, अगर उस बंदे की क्रेडिट वर्थिनेस अच्छी है कि वो भाई पेमेंट कर रहा है, टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है जो भी है, तो उसकी लिमिट्स रिवाइज भी कर सकते हैं। और
अगर वो डाउटफुल अमाउंट है तो उसके लिए प्रोविजनिंग कर दो। सो एकदम मस्त आंसर है, एकदम इजी आंसर है। सिर्फ 4 पार्ट याद रखने हैं। पहला पार्ट है इश्यूएंस ऑफ कार्ड्स, सेकंड मर्चेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड कस्टमर के व्यू पॉइंट से, फोर्थ पॉइंट है फॉलो अप मैकेनिज्म। फर्स्ट इश्यूएंस ऑफ कार्ड्स में कहूँ कहूँ कौन सा है? सो फर्स्ट इट इज स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस एंड स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ कार्ड्स। मर्चेंट में कौन सा है? थर्ड थर्ड पॉइंट है सिस्टम, सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर अनयूटिलाइज लिमिट को जानने के लिए। फोर्थ प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग बाय मर्चेंट्स। फिफ्थ रीइंबर्समेंट कर दो मर्चेंट्स को। अब 6 पॉइंट कस्टमर, कस्टमर के अकाउंट में इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, और उसको पीरियोडिक स्टेटमेंट जानने चाहिए कि भाई तू पेमेंट करता रहे। 8 पॉइंट है सिस्टम टू मॉनिटर एंड फॉलो अप द पेमेंट्स। एट फॉलो अप मैकेनिज्म है। नाइन्थ आइटम्स, आइटम्स अगर ओवरड्यू हो गई है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो उसका क्रेडिट बंद कर दो, और पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए सब सभी अपने जो कस्टमर्स है उसका, और उसके बेसिस पे अगर उसकी क्रेडिट की लिमिट बढ़ा सकते हो तो रिवाइज कर दे उसकी लिमिट, और अगर डाउटफुल अमाउंट है तो उसके लिए प्रोविजनिंग कर दे। दैट वाज इट।